Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 8th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट न्यूज़ इज 22 ड्रॉन मैनी मिसिंग इन बोट ट्रेजेडी इन केरला. केरला में एक बोट ट्रेजेडी हुई है जिसके कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 22 लोग यहाँ पे तो मतलब कि जो वाटर है उसमें डूब चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी क्या है मिसिंग है. ओके तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, ये बोट था और इसमें टूरिस्ट है. इस बोट की जो कैपेसिटी थी, मतलब हर एक चीज़ की क्या होती है कैपेसिटी होती है, तो इस बोट की कैपेसिटी थी कि इसमें ओनली 25 पीपल्स जो हैं 25 लोग इसमें आ सकते हैं. बट इसको क्या कर दिया गया ओवर, जो लोकल पीपल है उन्होंने यहाँ पे 25 से क्या कर दिया 50 लोग. अब इसकी कैपेसिटी तो 25 है बट इसमें बैठे कितने हैं 50 लोग हैं, तो इसके कारण यहाँ पे ये बोट ट्रेजेडी हुई. तो देखिए ज़्यादातर हम देखते हैं बोट कैप्टसाइज्ड इन एस्चुरी इन मालापुरम. चिल्ड्रन अमंग विक्टिम्स डेथ टोल लाइकली टू गो अप एज सेवरल आर मिसिंग. लोकल पीपल सीज देयर वर 50 पीपल ऑन द बोट दैट हैड द कैपेसिटी ऑफ 25. बोट की कैपेसिटी 25 थी बट हमने क्या किया, उसे ओवर वेट कर दिया. जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा कि ओवर वेट के कारण यहाँ पर इवन जो आपके ट्रक्स होते हैं है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे सप्लाई करते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा हाईवेज वगैरह में वो कितना ज़्यादा ओवरलोडेड रहते हैं, जिसके कारण हमें ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए ये आर्टिकल है कोविड-19 ओवर अप्लाइंग द लेसन लर्न. अब कोविड-19 जैसे कोई भी चीज़ होती है या फिर कोई भी आप ऐसा समझ लीजिए कोई भी पेंडेमिक आया, ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं. एक हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकल कर आता है, दूसरा हमारा एक नेगेटिव एस्पेक्ट निकल कर आता है. उस चीज़ से हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेसन यहाँ पर सीखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है. अब आप सभी को पता है यहाँ पर हम देखते हैं कि approximately 1192 days since January 30, 2022 when COVID-19 was announced as a public health emergency ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. यहाँ पर 30 जनवरी 2020 को क्या किया था, कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर अनाउंस किया गया था. ठीक है, आज से इसको 1192 डेज हो चुके हैं. ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने यहाँ पे कल या परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें WHO ने ये कहा था कि ये जो कोविड-19 अब ये इमरजेंसी नहीं रहा है ना, जो हम ये वर्ल्ड इमरजेंसी की बात करते हैं, इसे वर्ल्ड इमरजेंसी से अब क्या कर दिया गया है कि अब ये क्या है, वर्ल्ड इमरजेंसी नहीं रहा है, हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा है. ठीक है, ऐसे डिक्लेयर किया गया है. अब इसके कारण अब ये कोविड-19 एक तरीके से क्या बन चुका है, आपका एक एंडेमिक यहाँ पे डिसीज बन गया है. मतलब कि कुछ एरियाज में है ये बीमारी और कुछ एरियाज में मतलब कोविड-19 यहाँ पर नहीं है. ओके तो जैसे कुछ कंट्रीज आप देख रहे हैं जैसे कि ईस्टर्न, हमारा एशियन ईस्टर्न रीजन है, इंडिया भी इसमें आ जाता है. तो कुछ केसेस हमें यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहे हैं बट इतनी ज़्यादा इमरजेंसी वाली मतलब कि डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है. अब देखिए इस आर्टिकल में मेनली डिस्कस किया गया है कि कोविड-19 के कारण यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है. ठीक है, बट इसका हम एक लार्ज एम्बिट में इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी. तो यहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है कि जब से यहाँ पे थर्ड वेव आई है, सबसे ज़्यादा अगर हम नुकसान देखते हैं तो हमारा किसको होता है, हमारे बच्चों को होता है, चिल्ड्रन को, क्योंकि कई बार सबसे ज़्यादा उनकी जो स्कूल एजुकेशन है उस पर इम्पैक्ट हुआ है. स्कूल एजुकेशन पर क्या हुआ, यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला. हमने यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम तो किया है बट स्टिल ऑनलाइन के भी हमें कई सारे यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं कि कुछ एरियाज में यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज हैं. सारे बच्चों को यहाँ पर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको वो अवेलेबल करवाना, सारे बच्चों के पास यहाँ पे मोबाइल फोन्स ना होना, लैपटॉप्स का ना होना, जिसके कारण वो क्या कर सके, एजुकेशन को यहाँ पर एक्वायर कर सके, ले सके. ठीक है, तो इसमें मेनली इसके बारे में डिस्कस किया गया है. फिर आ जाती है किसकी बात की, मतलब मास्क को हमने क्या किया था, मैंडेटरी बनाया था. ये सिर्फ पूरा इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. तो ये जो आर्टिकल है पूरा ये स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उसके इर्द गिर्द यहाँ पर अराउंड यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है. मास्क को यहाँ पे क्या बनाया गया, इंपॉर्टेंट बनाया गया, कंपलसरी बनाया गया. तो इसके कारण भी हमें बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं बच्चों के ऊपर. ओके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकल कंटेक्स्ट में देखिए, सेकंड आउटब्रेक एंड एंडेमिक्स पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड प्रिवेंशन एडवाइस नीड फैक्टर इन द लोकल कंटेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या हो चुका है, जो हम यहाँ पे कोविड-19 अब क्या बन चुका है, एक एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक यहाँ पे डिसीज बन चुका है. ठीक है, बट इसके लिए भी हमें यहाँ पर ये एंडेमिक आउटब्रेक होकर फिर से पेंडेमिक ना बने, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक
पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, एक प्रिवेंटिव एडवाइस चाहिए, जिसमें हमें यहाँ पे जो लोकल कंटेस्ट हैं, लोकल पीपल हैं, उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, जो कोविड-19 एंडेमिक है इसको भी जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म कर सकें। अब देखिए यहाँ पे लेसन लर्न की बात की गई, कोविड-19 से हमने क्या क्या सीखा, है ना, कि कोविड-19 से हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा। तो देखिए हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो कोविड-19 के कारण हमें ये समझ में आया, कोविड-19 क्या था, एक पेंडेमिक था, ठीक है, पेंडेमिक था, और इसके कारण जो वेरियस कंट्रीज होती हैं, हमारे हर एक कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं। तो कोविड-19 ने यहाँ पे कितने अच्छे से सिखाया कि यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, कोऑपरेशन की जरूरत है। मतलब वर्ल्ड में कंट्रीज के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर फर्दर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एक साथ सारी कंट्री, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है, वो कोऑपरेट करके सामने यहाँ पर आए, ठीक है, पहला हमने ये सीखा। दूसरा हमने यहाँ पे देखिए कोऑपरेशन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जैसे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जिनके पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस एंड सेक्टर में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था, वो वैक्सीन को यहाँ पर क्या कर पा रही थी, डेवलप नहीं कर पा रही थी। तो इंडिया ने, जैसे कि इंडिया में आप देखिए हमने कितने लार्ज लेवल पे यहाँ पे वैक्सीन का क्या किया, एक्सपोर्ट किया। हमने यहाँ पे वैक्सीन के नाम पर एक अभियान भी चलाया था, मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते थे, वैक्सीन मैत्री, ठीक है। हमने यहाँ पे वैक्सीन मैत्री के नाम से, कोविड मैत्री के नाम से, जिसमें हमने क्या किया था, बहुत सारे लार्ज नंबर पर हमने यहाँ पे जो कोविड-19 की वैक्सीन थी उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। ओके, तो मतलब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक कंट्रीज का कॉपरेशन साथ में होना जरूरी है। मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पे, मल्टीलेटरल कॉपरेशन। सेकंड हमें यहाँ पे, थर्ड अगर हम बात करते हैं क्या, ग्लोबल गवर्नेंस की, तो यहाँ पे कोविड-19 में हमें क्या देखने को मिलता है कि ग्लोबल गवर्नेंस यहाँ पे फेल होती हुई नजर आई। कैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, WHO हो गया, ठीक है, UN हो गए, तो ये क्या हुए, इस रीजन में यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। WHO और UN जो ये पेंडेमिक है इसको यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो एक ग्लोबल गवर्नेंस होनी चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को टैकल करना है, उसको यहाँ पे टैकल करने में भी WHO और जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। तो मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, कि मतलब उस चीज का यहाँ पे ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो चाइना को माना जाता है, कि चाइना से ही क्या हुआ है, कोविड-19 का यहाँ पे ओरिजिन हुआ है। बट यहाँ पर उसके लिए चाइना को अकाउंटेबल नहीं किया गया, है ना। तो यहाँ पर किस पे बात आ जाती है कि मतलब आप किस में लैग कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी पर भी यहाँ पे लैग कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज, अभी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारी जो कंट्रीज यहाँ पे वेल डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, तो उन्हें यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड करना, तो ये हमने देख लिया कि इंटरनेशनल लेवल पर। इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी निकल कर आते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट निकल कर आते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ हम देखते हैं तो इंडिया क्या है, अगर इस तरीके की कोई दूसरी हेल्थ इमरजेंसी आती है तो हमारा हेल्थ सिस्टम यहाँ पर क्या करता हुआ नजर आए, लैग करता हुआ नजर आए। हमारा हेल्थ सिस्टम अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस तरीके की जो इमरजेंसी कभी भी आए तो उससे हम डील कर पाए। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, एजुकेशन सिस्टम की। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पर क्या करता है, कमी इसमें नजर आती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पर क्या है, स्ट्रांग इनफ नहीं है कि वो क्या कर सके, इन चीज़ों से यहाँ पर डील कर सके। मतलब कि यहाँ पर एक एडवांसमेंट की जरूरत है हमें। हम यहाँ पर देखते हैं क्या सप्लाई साइड में हमारे यहाँ पे क्या है, लैक है। सप्लाई साइड मतलब कि कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर जो हमारा सप्लाई साइड था वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो पीपल है, पीपल की अगर हम बात करते हैं तो पीपल में यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस नहीं है। हमारे पास यहाँ पर अभी क्या है, प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस नहीं है कि हमारे पास कभी कोई सिचुएशन इस तरीके की आ जाए तो उसमें हम इस इमरजेंसी लेवल की कोई सिचुएशन आती है तो उसमें यहाँ पर हमें एक प्रिपेयर्डनेस की जरूरत होती है। बट इंडिया के पास अभी ऐसी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ लेसन सीखने को मिलते हैं कि हिस्ट्री जो होती है अपने आप को रिपीट करती है। हमने कई बार, आपने जब कोविड-19 का यहाँ पर टाइम चल रहा था तो हमने यहाँ पे बहुत सारी लोगों ने कहा कि ये जो हिस्ट्री होती है हर 100 साल में हमने यहाँ पर देखा कि इस तरीके की जो पेंडेमिक है वो हमें देश में, मतलब दुनिया को ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ा है। तो देखिए हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करनी है, बट यहाँ पर नेशंस को क्या इंश्योर करना होगा कि इस तरीके की चीज़ों में कोई भी अगर इस तरीके की इमरजेंसी आती है तो उसे कैसे यहाँ पर डील करना है। ओके, इसलिए हम बात करते हैं किसकी, आत्मनिर्भर भारत की। हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये तो प्रोवाइड किया कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, दोनों मॉडल को यहाँ पे हमने क्या किया, अपनाया। बट ये जो हमारा हाइब्रिड मॉडल है इसमें भी हम बहुत ज़्यादा क्या सक्सेस नहीं हमें यहाँ पर नहीं मिलती है। इवन यहाँ पे सबसे अच्छा रोल किसने किया, जो हमारे ऑलरेडी स्टैब्लिश सिस्टम है। जैसे कि हम बात कर सके किसकी, आंगनबाड़ी की। हम यहाँ पे लोकल लेवल पर आप देखेंगे आंगनबाड़ी का जो है आशा वर्कर्स है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया किसमें, लोकल लेवल में। यहाँ पर जो
लोकल लेवल में जो हेल्थ इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम है उसको सपोर्ट करने में। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अपोजिशन पेपर चाइनाज इमेज एंड व्हाट इट मीन्स। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया कि कुछ जब यहाँ पर हमने देखा था यूएस ने क्या किया था, अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ किया था, तो उस टाइम पे चाइना ने क्या किया था, एक पॉलिसी अपनाई थी किसके लिए, अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में। उन्होंने कहा था द फर्स्ट पेपर delineates the core principle which inform Beijing's policy choice, the three respect and three nerves। यहाँ पर उन्होंने किसके, बीजिंग की उन्होंने एक पॉलिसी थी, मतलब चाइना की आपकी क्या एक पॉलिसी है, किसके रिस्पेक्ट, किसके लिए, यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमारे क्या होंगे, 3 रिस्पेक्ट एंड 3 नर्व्स, दैट इज चाइना रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान एंड द इंडिपेंडेंट चॉइस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड नेशनल कस्टम्स ऑफ अफगान पीपल। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो चाइना की यहाँ पे क्या पॉलिसी क्या रही। ओके, अभी जो पूरा आर्टिकल है किसके अराउंड ये रिवॉल्व हो रहा है, चाइना एंड अफगानिस्तान के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है कि चाइना ने, मतलब जब यूएस ने अफगानिस्तान से यहाँ पे पुल आउट किया, यहाँ से विड्रॉ किया, अपने आप को वहां से हटाया, तो उस टाइम पे चाइना क्या करता है, वहां पे इंटरवीन करता है और उसके लिए यहाँ पे अपनी पॉलिसी लेकर आता है कि हम क्या करेंगे, जो अफगानिस्तान है उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी जो उसकी इंडिपेंडेंस है, उसकी जो सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, तो चाइना क्या करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। चाइना यहाँ पे जो अफगान पीपल के इंडिपेंडेंट चॉइस है, रिलीजियस सेंटीमेंट्स है, नेशनल कस्टम्स है, उसको भी यहाँ पे क्या करता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मेन जो एस्पेक्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। चाइना क्या कर रहा है यहाँ पर, एक तरीके से आज के टाइम पे एक नेगोशिएटर की तरह सामने आ रहा है। किसकी तरह, एक नेगोशिएटर की तरह सामने आ रहा है, मेडिएटर बनना चाहता है, वर्ल्ड लीडर, मतलब कि वर्ल्ड में अपने आप को एज अ लीडर यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जहां से भी यूएस अपने आप को क्या करता है, हटाता है, मतलब कि चाइना, जहां से यूएस अपने आप को यहाँ पे पुल आउट करता है, वहां पर कौन आ जाता है, चाइना आ जाता है। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहला आप स्टार्ट करिए आप यहाँ पे अफगानिस्तान से जैसे ही यूएस ने पुल आउट किया, वहां पर चाइना आ गया। वहां पे उन्होंने बहुत सारी, चाइना ने वहां पे फंडिंग की, यूएस की जो पॉलिसीज थी उसको यहाँ पे काउंटर किया गया, किसके थ्रू, चाइना के थ्रू। यहाँ पर आप देखेंगे ईरान की बात करते हैं, यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंट्री यहाँ पे जो पीस है, मतलब कि वॉर कैसे यहाँ पे रुके, ये जो कन्फ्लिक्ट है ये कैसे यहाँ पर खत्म हो, इसके बारे में बात नहीं करना। बट चाइना आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पर हमें ये जो वॉर है इसको यहाँ पर क्या करना है, हमें खत्म करना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ ही दिनों पहले आपने यहाँ पर देखा होगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में चाइना ने क्या किया, एज अ मेडिएटर बना है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में कितना ज्यादा कन्फ्लिक्ट था, बट चाइना ने इनके जो रिलेशन है उसको यहाँ पे नॉर्मलाइज किए हैं, एग्रीमेंट साइन करवाया एज अ मेडिएटर बनकर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जहां जहां हर एक रीजन में, आप श्रीलंका में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, इवन जो हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, म्यांमार में जब यहाँ पर कूप हुआ, मिलिट्री ने यहाँ पे क्या किया, तत्था पलट किया, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो वेस्ट कंट्रीज थी उन्होंने म्यांमार की जो मिलिट्री थी उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, बट चाइना ने क्या किया, पूरा सपोर्ट किया। ईरान में जब सैंक्शंस लगे तो चाइना ने क्या किया, वहां पे फंडिंग प्रोवाइड की, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया और वहां पर पूरा ईरान को सपोर्ट किया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यूएस जहां से, जो वेस्ट है, जहां से ये पुल आउट करता है, अपने आप को विड्रॉ करता है, तो चाइना सबसे पहले वहां पर आता है और अपने आप को, मतलब वहां पे फंडिंग स्टार्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है और जो अपने रिलेशंस है उसको वहां पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। ओके, तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या अगर हम यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन है हमारा, WHO है, यहाँ पे हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा किसका यहाँ पर दबदबा होता है, नॉर्थ कंट्रीज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं US की कंट्री है, US हो गया, आपका यूरोप हो गया, इनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला रहता है। बट जो हमारा, अगर हम ईस्ट साइड आते हैं, आप अगर ईस्टर्न एशिया के साइड में आएंगे और जो हमारा ग्लोबल साउथ है, यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, हर एस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं पॉपुलेशन यहाँ पे, सिर्फ ये डेवलपिंग कंट्रीज है, इट डजंट मीन कि कंट्रीज क्या है यहाँ पर किसी से कम है। पॉपुलेशन के लेवल पर देखें, इनमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारी मिलिट्री यहाँ पर अच्छी है, हर एक चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। बट हमारे जो, मतलब कि एक तरीके से सेंटिमेंट्स होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं, ये जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें हम यहाँ पर नहीं रख पाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो मतलब कि यूजिंग ग्रुपिंग विदाउट यूएस इट्स अलाई, तो हम इस तरीके की जो ग्रुपिंग्स हैं, जैसे कि SCO हो गया,
ऐसी जो ग्रुपिंग्स है इनका हम यूज कर सकते हैं जिसमें यूएस और उसके अलाइज यहाँ पर नहीं है, जिससे क्या होगा जो हमारे ग्लोबल साउथ के यहाँ पे कंसर्न्स हैं, जो इंटरेस्ट है, उसको हम सामने यहाँ पर रख सकते हैं और उसको रिजॉल्व करने की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम एशिया से देखें तो एशिया में 2 कंट्रीज आपकी सबसे ज्यादा आ जाती है, कौन कौन सी, एक चाइना और यहाँ पर आपका आ जाता है कौन इस टाइम पर, इंडिया। दोनों ही आज के टाइम पर हम देखते हैं कि ग्रोइंग इकोनॉमी है। मिलिट्री लेवल पर आप देखेंगे हर एक चीज में क्या है, चाइना और इंडिया यहाँ पे एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हैं। अब बट यहाँ पर क्या है, आगे कौन आएगा, इंडिया या चाइना? इंडिया भी यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिफॉर्म करने की बात कर रहा है कि यूएनएससी में हमें रिफॉर्म की जरूरत है, और जो अदर यहाँ पे वेरियस ग्रुपिंग्स है वहां भी हमें रिफॉर्म की जरूरत है। बट देखिए आपको यहाँ पे समझना होगा कि इंडिया भी क्या कर रहा है, इसके अगेंस्ट में है, और इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इन सारी चीजों का इंडिया भी क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। बट यहाँ पे इसका जो फायदा है, इसका जो प्रॉफिट है वो किसको मिल रहा है, चाइना को मिल रहा है। क्योंकि चाइना के पास देखिए अगर हम फंडिंग की बात करते हैं तो अभी चाइना के पास इतना ज्यादा, चाइना एक्सपोर्ट करता है, हर एक चीज करता है, इसलिए चाइना यहाँ पे क्या करता है, हर एक कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, इंडिया के पास इतना ज्यादा हम कह सकते हैं फॉरेस्ट अभी रिजर्व नहीं है जितना चाइना के पास है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है, ऑल्दो इंडिया भी उस लेवल पर है, उस टाइम पर है, कर रहा है, बट चाइना यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अफगानिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी। आप देखेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट से बनाने से लेकर हर एक चीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया ने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आप इवन देखेंगे जो वहाँ की लोकल क्रिकेट टीम है उन्हें भी इंडिया में क्या किया गया है, एज अ सॉफ्ट कल्चर आप ऐसा कह सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। बट जैसे ही अफगानिस्तान से यूएस ने पुल आउट किया, यहाँ से विड्रॉ किया अपनी आर्मी को, तो चाइना वहाँ पर जाता है और चाइना यहाँ पर अपनी जो पॉलिसी है उसको लेकर आ जाता है। ठीक है, तो बट इंडिया का जो ऑलरेडी इंडिया यहाँ पे करके रखा था इन्वेस्टमेंट, उसका यहाँ पे जो पूरा मतलब एक तरीके से जो वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर श्रीलंका का, ठीक है, यहाँ पर नेपाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने को क्या मिलता है कि इंडिया और चाइना इंडिया और ये जो जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर हमारे रिलेशन हिस्टोरिकल रिलेशन है, हमारी कल्चरल टाइज है इनके साथ, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। ठीक है, इवन जो कंट्रीज थी वो किसका पार्ट थी, एक टाइम पर इंडिया का ही पार्ट थी। बट आज के टाइम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चाइना की यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंस हो रही है, चाइना यहाँ पे लार्ज लेवल में यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इंडिया के लिए क्या कंसर्न निकल कर आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न ये है कि फॉर इंडिया चाइना कंटिन्यू एंगेजमेंट विद रशिया एंड ईरान along with the Central Asian countries will be consequential in the understanding how their policy will be shaped and what it would mean for India's interest in Afghanistan। तो यहाँ पे क्या कर रहा है चाइना, हर एक जो क्या कर रहा है, अपनी जो एंगेजमेंट है वो साथ में रख रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, ईरान के साथ कर रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां पर कर रहा है, जो हमारी आप देखेंगे ग्लोबल साउथ में यहाँ पर इंटरवीन कर रहा है, हर जगह उसका एंगेजमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे इंडिया के लिए क्या है, समझना होगा कि इंडिया को भी अब क्या करना होगा, यहाँ पे जो अपनी प्रेजेंस है उसको यहाँ पे बढ़ाने के बाद इंडिया के लिए थोड़ा सा आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं थ्रेट बनकर सामने आ रहा है, कौन, चाइना। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल फिर से आप इस दोनों आर्टिकल को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। विल द ग्रीन बैक स्टिल बी ग्रीन, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, डी डॉलराइजेशन से, कि क्या डॉलर की यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगा, वैल्यू मतलब कि जो डॉलर है, हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं, डॉलर को प्रेफर करते हैं। तो क्या डॉलर यहाँ पर खत्म हो सकता है? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि चाइना, इंडिया, रशिया, ये सब यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, जो लोकल करेंसी है यूएस डॉलर के प्लेस पर अब जो लोकल करेंसीज हैं उसका यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। तो चाइना, इंडिया एंड रशिया डेब्ड इन ट्रेड यूजिंग पार्टनर करेंसी फॉर पेमेंट इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर। वेरियस मीडिया आर राइव विद स्पेक्यूलेशंस अबाउट द डिमाइस ऑफ द डॉलर एज वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। तो यहाँ पे अब बात करें जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, अब ये क्या करना चाहते हैं कि इनकी जो पार्टनर करेंसी हो, ऐसी कोई करेंसी ले लें जिसके कारण वो पार्टनरशिप वहां पर करें और उस करेंसी में यहाँ पे ट्रेड करें। तो जिसके कारण अब इसमें ये जो मतलब कि सिर्फ डॉलर के प्लेस पर और दूसरी करेंसी को वो क्या करें, यहाँ पर एक्वायर करें। ठीक है, तो इससे यहाँ पे बात हो रही है कि क्या डॉलर की यहाँ पे जो वैल्यू इस टाइम पे जो डॉलर है उसको क्या ये डी डॉलराइज होगा यहाँ पर। तो ये जो एडिटर साहब है उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा तो अभी नहीं हो सकता। डॉलर यहाँ पे बढ़ा क्यों, मतलब हम यहाँ पे हर एक कंट्रीज की में आप देखते हैं कहीं भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो सबसे पहले मांग किसकी होती है, डॉलर की होती है। तो डॉलर यहाँ पे सामने क्यों निकल कर आया है, बढ़ा क्यों? आप देखेंगे यूएस की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। यूएस की जो इकोनॉमी है, अगर हम ट्रेड सिस्टम देखते हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत लार्ज है। तो यूएस ने क्या किया उस टाइम पे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसका जो लार्ज क्या है, डॉलर में ही वो क्या करने लगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगा। यहाँ पे जो पूरा ट्रेड होता था वो जो जितना भी ट्रेड होता था किस में होने लगा, यहाँ पे डॉलर में होने लगा। तो इससे क्या होने लगा, जो डॉलर का आपका ट्रेड वैल्यू है
डॉलर की जो आपकी ट्रेड वैल्यू है वो कैसी होने लगी, इंक्रीज होने लगी। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम मानते हैं चाइना है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है, श्रीलंका है, आपका सारी कंट्रीज यहाँ पे ट्रेड करें, यूएस है यहाँ पर, ठीक है, यूएस यहाँ पे इस चाइना से भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इंडिया से भी ट्रेड कर रहा है, श्रीलंका से भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे रशिया से भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईयू की जितनी भी कंट्रीज है उनसे भी यूएस क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब वो कौन सी करेंसी में कर रहे हैं, यहाँ पे डॉलर में कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबके पास क्या आ गया, डॉलर में आ गया कि हमें भी मतलब कि इंडिया से भी डॉलर में किया, चाइना से भी, श्रीलंका से भी, रशिया से भी, यूरोपियन यूनियन से भी, जितने भी कंट्रीज हैं उन सबसे यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर के साथ यहाँ पर मतलब उनका ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब सबके पास क्या हो गया, डॉलर डॉलर डॉलर, सबके पास डॉलर आ गया, तो डॉलर की जो ट्रेड वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। अब जो कंट्रीज है वो क्या करने लगी, डॉलर को यहाँ पे रिजर्व करके रखने लगी कि हम अपने पास एक ऐसी करेंसी रखते हैं जो सबके पास यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि चाइना के पास भी आपको डॉलर मिल जाएगा, इंडिया के पास भी डॉलर मिल जाएगा, श्रीलंका के पास भी डॉलर मिल जाएगा, रशिया के पास भी डॉलर मिल जाएगा। तो ये सारे जो कंट्रीज है वो क्या करने लगे, डॉलर को रिजर्व करके रखने लगे। तो एक तरीके से एक ऐसी करेंसी बन गई आपकी, हर एक कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में आप देखेंगे डॉलर आपको जरूर होता है। मतलब कि अब अगर इंडिया को चाइना के साथ ट्रेड करना है तो अब ये रुपीज में तो ट्रेड नहीं करेंगे, अब वो ऐसी करेंसी की डिमांड करेंगे जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड हो, सबके पास वो करेंसी हो कि मतलब जब हम उनसे ट्रेड करने जाए तो इंडिया श्रीलंका के साथ ट्रेड करने जा रहा है, इंडिया अगर रशिया के साथ ट्रेड करने जा रहा है, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करने जा रहा है, तो उस केस में रशिया के पास भी वो करेंसी हो, चाइना के पास भी वो करेंसी हो, श्रीलंका के पास भी करेंसी हो। अगर इंडिया रुपीज में ट्रेड करता है रशिया के साथ, चाइना के साथ, सबके पास, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाँ मतलब रुपीज दोनों कंट्रीज के पास है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रुपीज में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, सबके पास डॉलर है तो डॉलर में यहाँ पे ट्रेड होने लगा, जिसके कारण जो डॉलर है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, डॉलर एक तरीके से ट्रेड वैल्यू के रूप में आने लगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होने लगा है, जब से यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया यूक्रेन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, तो यहाँ पे डॉलर में मतलब एक तरीके से हो रहा है कि रशिया यहाँ पे डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे डॉलर में ट्रेड कम हो रहा है। तो अब मांग चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो अदर करेंसी है उसमें भी हम क्या करें, ट्रेड करने लगे। तो इसके नंबर पे आप देख सकते हैं कौन सामने आ रहा है, चाइना आ रहा है। अभी तो देखिए चाइनीज करेंसी इतनी ज्यादा यहाँ पर हम नहीं सोच सकते कि मतलब कि वो आगे बढ़ेगी, बट धीरे धीरे अब चाइना क्या कर रहा है, जो अपनी करेंसी है, चाइना एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे डॉलर को डीडॉलराइज करने की बात नहीं कर रहा कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा, बट चाइना धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी करेंसी का ज्यादा यूज कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे जो इन्वेस्टमेंट करी है चाइना ने, किससे करी है, यहाँ पर डॉलर से करी है। अभी हमने देखा था श्रीलंका और रशिया के बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और इन्होंने जो अपना ट्रेड है वो किसमें करने की बात की है, चाइनीज करेंसी में यहाँ पे बात की है कि हम यहाँ पे चाइनीज करेंसी का में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो मतलब एक तरीके से ऐसा होगा कि जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, सबके पास फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगेंगे कि जो चाइना की करेंसी है उसको यहाँ पर रिजर्व करने लगेंगे कि मतलब हाँ मतलब कि इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आती तो हम चाइनीज करेंसी में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ऑल्दो अभी चाइनीज करेंसी से पहले आपका यूरो भी आ जाता है, अभी यूरो यहाँ पे लाइन में सेकंड नंबर पे आपका यूरो आ जाता है। तो इतनी जल्दी तो यहाँ पे चाइनीज करेंसीज वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में उसमें अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सकती। बट जो क्वेश्चन यही उठ रहा है इसमें कि क्या डॉलर को यहाँ पे अब इंटरनेशनल जो रिजर्व है, दस द रन ऑफ द यूएस डॉलर एज एन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी इज फार फ्रॉम ओवर। अभी भी हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो हम यहाँ पे डी डॉलराइज करने की बात कर रहे हैं अभी इसमें बहुत दूर है। हम यूएस जो डॉलर है उसको यहाँ पर इतनी जल्दी हम डी डॉलराइज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा आर्टिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मोस्ट वुमेन हु गॉट डाइवोर्स वाज पुश्ड टुवर्ड्स इट। अब इसमें यहाँ पे बात की गई, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कौन सा आर्टिकल 142 को यहाँ पे क्या किया है, जो इसके अंदर डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, इसको यूज किया है और उसके इसको यहाँ पे किसमें किया है, डाइवोर्स में, कि हम यहाँ पे जैसे कि डाइवोर्स के लिए यहाँ पे टाइम पीरियड दिया जाता है 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स को आपको यहाँ पे साथ में रहना पड़ता है। जो मतलब फैमिली कोर्ट से तो है यहाँ पे टाइम पीरियड देते हैं कि आपको इतने दिनों तक साथ में रहना होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप यहाँ पे मतलब कि आपका जो डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। अब देखिए इसमें पूरा ये बताया गया कि जो करंटली मैरिड वुमेन है और जो ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेट डिसर्टेड वुमेन है, उसमें यहाँ पे हमें जो मैरिटल स्टेटस की बात की है, इसमें हम देखेंगे कौन सी वुमेन यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या कर रही है, वॉयलेंस को एक्सपीरियंस करती हैं। तो जो करंटली मैरिड वुमेन है, इमोशनल वॉयलेंस में 13.2%, फिजिकल वॉयलेंस में 27.3% और जो डाइवोर्स सेपरेटेड डिसर्टेड वुमेन है उसमें 26.9%। तो मतलब इसलिए यहाँ पे डाइवोर्स एक तरीके से क्या बनता जा रहा है, हमारी चॉइस बनती जा रही है, हम यहाँ पे उसकी तरफ पुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम शादीशुदा हैं, एक तरीके से मतलब जो मैरिड हैं, हमारा पार्टनर यहाँ पर अच्छा नहीं है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि वॉयलेंस एक्सपीरियंस करना, जो यहाँ पर मैरिटल कंट्रोल होना हस्बैंड का,
विमेंस का जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसमें भी यहाँ पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वुमेन्स का जो एक्सेस है मनी में, कितना शेयर है उसमें भी हमें सारी चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस टाइम पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो डाइवोर्स है वो एक तरीके से हमारी चॉइस बनता जा रहा है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल वाटर बॉडी सेंसस। यहाँ पर पहली बार इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की जितनी भी नेशनल वाटर बॉडीज है उसका सेंसस किया जाएगा। मतलब एक तरीके से आज के टाइम पे ये क्यों हो रहा है, इंडिया यहाँ पे वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है और जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हमें जो फ्रिक्वेंट फ्लड्स हैं और डॉट्स हैं, सूखा होना, बाढ़ आना, इस तरीके की चीज़ों को हमें फेस करना पड़ रहा है। इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, छोटी छोटी आपके लोकल लेवल पर आप देखेंगे, आपके यहाँ पे टैंक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं इनका यहाँ पे सेंसस किया जाएगा कि किस स्टेट में कितनी वाटर बॉडीज हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम क्या क्या, मतलब कि इस सेंसस का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। द सेंसस ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस विद इंफॉर्मेशन ऑन द साइज, पर्पस, ओनरशिप, स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ द वाटर बॉडीज। इट कवर्ड ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन मेड यूनिट्स बाउंड ऑन ऑल साइड फॉर स्टोरिंग वाटर इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन और यूज। तो मतलब इसका मेन हमारा पर्पस ये है कि हम एक पूरा डेटा यहाँ पर, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे कि जो वाटर बॉडीज उसका साइज क्या है ना, इसको कौन ओन करता है, इसका मालिक कौन है, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी कंडीशन इस टाइम पे क्या है। मतलब कुछ वाटर बॉडीज ऐसी भी हैं जिसको हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं और बस उसमें कचरा पड़ा हुआ है, गंदी है वो, ठीक है, उसमें सिर्फ हम वेस्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो इस रिस्पेक्टिव में पूरा जो डेटा होगा उसको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा। अब इसमें जो आपकी सैटेलाइट्स हैं उसको भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोकल लेवल पे इतना ज्यादा नहीं घूम सकते हैं, ठीक है, और घूम भी लिया तो हमें वाटर बॉडीज के बारे में पता भी चल गया तो इतना ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। मतलब कि तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसमें सैटेलाइट्स का भी यूज किया जा रहेगा कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू क्या करेंगे, जो कुछ वाटर बॉडीज हैं जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं उन्हें यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा। ओके, तो इससे एक तरीके से क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो वाटर बॉडीज हैं ये क्या इंप्रूव करेगा। पहले तो एक जो क्लियर गैप है, there are some clear gaps. Water bodies have an important role in supporting biodiversity. They harbor fish and बर्ड फीड ऑन द प्रोवाइडर। तो यहाँ पर अगर कोई वाटर बॉडी बहुत ज्यादा गंदी है तो उसे हम क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पे फ्रेश बनाएंगे, रिवाइव करेंगे और उसको रेजुविनेट करेंगे, रिपेयर किया जाएगा, जिससे कि मतलब जैसे कि कुछ वाटर बॉडीज हैं उसको नॉट फॉर यूज है तो उसको रिवाइव किया जाएगा। जिससे क्या होगा, रिवाइव होगा तो हमारा जो वाटर का है, जो हम यहाँ पे वाटर जो हमारी कंडीशन है इस टाइम पर हो रही है, वाटर जो यहाँ पर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वाटर के कारण, वाटर क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, उससे हम क्या करेंगे, बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सेंसस किया जा रहा है। इसमें देखिए ये इतना इजी नहीं होगा क्योंकि कभी कभी बहुत सारे यहाँ पे लोकल वाटर बॉडीज हैं और क्या जैसे कि यहाँ पे कुछ नेम्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं मिनिस्ट्री के थ्रू। यहाँ पे जैसे कि पॉन्ड है, पॉन्ड हो गया, और टैंक की बात आती है। तो अगर हम महाराष्ट्र में बात करते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों का जो ये जो टैंक का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो टैंक होता है वो किसके यूज किया जाता है, जैसे कि हम डेली यूज के लिए जो टैंक होता है ना, डेली पर्पज के लिए, उसके लिए हम टैंक उसके कहते हैं। बट गुजरात साइड में अगर आप देखें तो वहां पे टैंक का मतलब ये बहुत बड़े लेवल पर होता है आपका, जैसे कि पॉन्ड होता है, स्मॉल पॉन्ड आप ऐसा कह सकते हैं, तालाब, छोटा तालाब आपका, और वहां से जो उसका पर्पज मेन ये होता है कि हम क्या करें, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब की जो डेफिनेशन है वर्ड्स की उसमें थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और जो वेरियस लेवल पे हम देख रहे हैं कि लोकल लेवल पे मतलब क्या करना, बहुत सारी जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं उन्हें यहाँ पर क्या करना, रिस्टोर करना और उनके बारे में यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, टफ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये छोटा सा यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एक फ्रेश डाटा आया है हमारा, जिसमें क्या बताया गया है, ट्रेड डेफिसिट के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा इस टाइम पर ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है, $3 बिलियन है। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या होता है, बहुत एक्सपोर्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, कम करते हैं, एक्सपोर्ट आपका कम हो रहा है और इंपोर्ट आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होती है, आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। मतलब हम बाहर से सामान तो बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हैं बट हम यहाँ पे बाहर भेजने, मतलब कि हम यहाँ पे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम बहुत कम कर रहे हैं, तो इसके कारण हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, इसलिए हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो किस पर फोकस कर रही है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसे कम करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवर्स इंपैक्ट भी पड़ते हैं। कैसे एडवर्स इंपैक्ट पड़ते हैं, आपकी जो करेंसी होती है सबसे पहले वो डेप्रिशिएट होती है, आपकी करेंसी यहाँ पे डेप्रिशिएट हुई। दूसरा यहाँ पर आप क्या मेजर्स यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर किसी भी कंट्री में ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है इट
मीन्स आपके यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, कंट्री में क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, इट मीन्स आपका जो जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगी, जॉब जो होगी आपके यहाँ पे कम होगी, जॉब क्रिएशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसलिए यहाँ पे हम अल्टरनेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं कि हम क्या करें, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसे जल्द से जल्द हमें यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये आपके लिए यहाँ पे एक प्रीलियम फैक्ट्स बन सकता है। इसरो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्टार्ट किया है। इसका ये जो प्रोग्राम है इसका नाम भी क्या है, स्टार्ट है। स्टार्ट का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो ये क्या है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है स्टार्ट क्या है, इसरो के थ्रू यहाँ पे क्या है, जो आपके जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के और पोस्ट ग्रेजुएट ईयर्स के जो आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पे जो जिनका फिजिक्स साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर उनको स्पेस से रिलेटेड जितने भी आपके मतलब कि इसरो के जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं उनके थ्रू यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स, सन अर्थ इंटरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एरोनॉमी के बारे में ये जो वेरियस प्रोग्राम है इस डोमेन में उन्हें यहाँ पर उनको ये सारी चीज़ों को कवर कराया जाएगा। ओके, यहाँ पर इसरो का एक और रिमोट सेंसिंग कोर्स भी है। इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC has also announced 2 short course remote sensing data acquisition and remote sensing data processing। तो जो इसरो के थ्रू यहाँ पे जो उनका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसके थ्रू यहाँ पे 2 जो कोर्स हैं, छोटे छोटे कोर्स हैं, इनको अनाउंस किया गया है। ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर इनको सितंबर 1 to अक्टूबर 9 to 20 यहाँ पर उनको इस कोर्स को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट याद रखना। व्हाट इज स्टार्ट? स्टार्ट इज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, इन अनमिस डिसीजन अरब लीग रीएडमिट सीरिया आफ्टर 11 ईयर एब्सेंस। अब पहले अरब लीग क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब कंट्रीज का इन अराउंड द नॉर्थ अफ्रीका एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया। आप मैप में देखिए, आप ये रीजन देखिए, तो ये आपका अफ्रीकन है, तो आपके ये वाली जो कंट्रीज है यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका यहाँ पे की जो पूरी रीजन है इसमें कौन कौन सी, अल्जीरिया, लीबिया, टूनीसिया, इजिप्ट, सूडान, येमेन, सऊदी अरेबिया, ओमान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, मैनेस्ट्रिया। तो ये सारी कंट्रीज क्या हैं, अरब लीग की क्या है, ये पूरे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने कंट्रीज की बात कर ली। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कब फॉर्म हुआ था? 22 मार्च 1945। इसके पहले स्टार्टिंग में 6 मेंबर्स थे, किंगडम ऑफ इजिप्ट, किंगडम ऑफ इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। करंटली अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं। इसमें सीरिया भी पार्टिसिपेट किया था, बट यहाँ पर क्या हुआ था, सीरिया में सीरियन सिविल वॉर चल रहा था, जिसके कारण 2011 में जो सीरिया का जो पार्टिसिपेशन था उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था। सीरिया क्या था, अरब लीग का यहाँ पे मेंबर था। ठीक है, बट सीरिया में क्या हो रहा था, 2011 में यहाँ पर उसकी जो मेंबरशिप थी उसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि सीरिया की जो गवर्नमेंट वो रिप्रेशन में जा रही थी ड्यूरिंग सीरियन सिविल वॉर। इसके कारण यहाँ पे उनकी जो मेंबरशिप थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। अब यहाँ पे 11 साल बाद हम क्या देखने को मिल रहा है कि सीरिया को फिर से यहाँ पे क्या कर लिया, रीएडमिट किया गया है। द री एंट्री कम्स विद इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर सीरिया वॉज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द वॉलेंट क्रैकडाउन ऑन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। वहां पे बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रही थी, जिसके कारण जो सीरिया की मेंबरशिप थी उसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया था। इसका मेन गोल क्या है, ड्रॉ क्लोजर रिलेशन बिटवीन मेंबर स्टेट एंड कोऑर्डिनेट कोलैबोरेशन बिटवीन देम टू सेफगार्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी एंड टू कंसिडर इन अ जनरल वे द अफेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज। ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनकी जो इंडिपेंडेंस है, सॉवरेनिटी है, उसको सेफगार्ड करना, कंट्रीज के बीच में यहाँ पर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेशन करना, ये इनका मेन पर्पस था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे अरब लीग से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो देखिए आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड या किसी भी एडिटोरियल में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF आपको यहाँ पर एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।